नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम व्याख्या सहित करने की कोशिश करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत भी हम टॉप 20 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे ताकि परीक्षा में हम अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन हम जो है इस क्लास के इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी करते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा परीक्षाओं में, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास में प्रश्न नंबर 31 से, क्योंकि मैराथन क्लास नंबर 22 के प्रश्न नंबर 30 तक हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 50 तक यानी कि 20 प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता है, इस काल रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। जो ये कथन कहा गया है, ये सबसे पहले आप ये जान लो, ये रीतिकाल के संबंध में कहा गया है कि नायिका भेद की जो संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता है, इस काल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है, ये पूछा गया है रीतिकाल के संबंध में। तो देख लेते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32। मतीराम ने ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या? मतीराम का जो ग्रंथ है ललित ललाम, इस ग्रंथ का मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो आपको बताना है। तो इस ग्रंथ का मुख्य वर्ण विषय जो है अलंकार निरूपण है। आप लोग जब इस ग्रंथ को जब यहाँ पर देख रहे होगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि लय लय की बार बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पर जो है, इसलिए जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ग्रंथ के माध्यम से शब्द को देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इस ग्रंथ का मुख्य वर्ण विषय जो है अलंकार निरूपण है। बढ़ते हैं आगे, ये एक ट्रिक के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आगे, मतीराम की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और ललित ललाम, सतसई, अलंकार पच्चीसिका और छंद सार संग्रह, जिसे हम वर्त कौमुदी के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है? तो बरवे छंद जो है रहीम जी का ग्रंथ है। तो बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है? तो रहीम आंसर होगा हमारा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। मैंने श्री कृष्ण चंद को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। जो ये कथन है ये किस कवि द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है प्रिय प्रवास जो रचना है, प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। तो 1914 में इसे प्रकाशित किया गया, तो ये ध्यान रखना है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये पंक्ति हम कई बार पढ़ चुके हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार जो है निराला जी हैं। निराला जी की जो रचना है स्रोत स्मृति, उन्हीं से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो देख लेते हैं निराला जी की और अन्य काव्य कीर्तियाँ। तो देख लेते हैं, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला उपन्यासों में शामिल हैं इनके निराला जी के उपन्यास, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, बल्लेसुर बकरिहा, और कहानी है इनकी चतुरी चमार, स्कूल की बीबी, निमन है इनके रविंद्र कविता कानन, चाबुक, प्रबंध पराग आदि जो है इनके निबंध आलोचनात्मक
जो रचनाएं रही है, कृतियाँ रही है। और ये रचनाएं हैं निराला जी की, जिनमें कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध, आलोचना सभी आपको काव्य सभी आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। और इसी तरह हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि जो है एक तथ्य जो है आपको आपके सामने कई बार जब आए तो आपको अच्छे से याद रह जाए, और जो परीक्षा में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो क्योंकि जब परीक्षा में हॉल में बैठते हो, जब तथ्यों की आप बार बार रिवीजन नहीं करके जाते, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाता है 4 ऑप्शन देखने पर। तो उनमें जो है जब आप गलत क्वेश्चन को कर देते हो तो 0.25 के साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग जब वहाँ पर कटती है, तो सीधा 4 प्रश्नों पर जो है 1 नंबर आपका कट जाता है। तो पॉइंटों से ही जो है सिलेक्शन होने की उम्मीद हमें रहती है। तो इसलिए जब हम जितने भी हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्न है, या काव्य शास्त्र से जुड़े, या फिर बाकी से भाषा विज्ञान से जुड़े प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको विद सॉल्यूशन के साथ बार बार रिवाइज करते हुए हम करते रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का परीक्षा में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट जो वीडियो बनाने या क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और साथ ही जो है चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आप लोगों के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल हो तो देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? इनमें जो है बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी नहीं आती, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी तीनों बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी जो है बिहारी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनके अन्य नाम है किंतु अवधी नाम से ही सर्वाधिक प्रचलित व मान्य है। बढ़ते हैं आगे। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, ये आप सभी को पता है। अर्धमागधी से विकसित हुई अवधी, और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो देख लेते हैं। मुरारी और नरगिस की प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है? मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित जो उपन्यास है वे है हमारे चंद हसीनों की खतूत। चंद हसीनों की खतूत जो कि जो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी द्वारा रचित उपन्यास है। उसमें मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित जो है कथा को दर्शाया गया है। इस उपन्यास में जो है चंद हसीनों की खतूत जो उपन्यास है 1927 में जो है ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, और ये पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। चंद हसीनों की खतूत पत्रात्मक प्रविधि में लिखा हुआ पहला उपन्यास माना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों की खतूत। उसके बाद देख लेते हैं आगे। बनारसी दास चतुर्वेदी जो विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे हैं, उन्होंने जो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। तो ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि घासलेटी साहित्य किन के उपन्यासों को कहा जाता है? तो उग्र के उपन्यासों को कहा जाता है। और किन्होंने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। बढ़ते हैं आगे। उग्र के प्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का परिवर्तन भी किया है। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम जो है इन्होंने उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का परिवर्तन किया है, यानी कि सबसे पहले उग्र जी ने सबसे हिंदी उपन्यास जो पत्रात्मक शैली की जो शुरुआत है वो उग्र जी से ही मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 38। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो तपेदिक की मरीज जो मन्नो है उसकी जो कथा है वो बादलों के घेरे में चित्रित की गई है। तो बादलों के घेरे
जो कहानी है वो कृष्णा शोभती जी की है, 1980 में लिखी गई। उन्होंने 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्य अकादमी ध्येयवार्ती से भी सम्मानित किया गया। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं कृष्णा शोभती जी की, उनमें शामिल है सिक्का बदल गया, रचना है 1948 ईस्वी। जिंदगी नामा इनका वृहद उपन्यास है, यानी कि बड़ा उपन्यास है, 1979 ईस्वी। दिलो दानिश 1993 की इनकी रचना है, उपन्यास है इनका। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 39। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। सिद्धों और नाथों अर्थात मतलब योगियों को का मतलब यहाँ पर है नाथों। सिद्धों और नाथों की रचनाओं को जो है साहित्य की कोटि में किसने नहीं रखा, तो ये आंसर होगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर ये कथन पूछ लिया जाए, शुक्ल जी द्वारा कहा गया है कि शुक्ल ने सिद्धों और योगियों की रचनाओं को सिद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है। उनकी आलोचना करते हुए जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से इन्हें संबंधित नहीं माना। बढ़ते हैं आगे। 8वीं शताब्दी में 84 सिद्धों के बौद्ध धर्म के वर्ज्ययान के परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ थे, यानी कि जो सिद्ध थे पहले, ये जो है नाथ परंपरा में दीक्षित थे और उसके बाद सिद्धों में शामिल हो गए थे। फिर बौद्ध धर्म के वर्ज्ययान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाए, यानी कि जब भक्ति काल के अंतर्गत बौद्ध धर्म की जब हम बौद्ध धर्म के को देखते हैं तो उसमें 2 शाखाएं निकल कर आई, हीनयान और महायान। महायान से भी जो है 2 शाखाएं निकल कर आई, सहजयान और वज्रयान। सहजयान थे वे नाथ कहलाए थे और वज्रयान जो है सिद्ध कहलाए थे। ये आप लोगों को पता ही है और अच्छे से हमने भक्ति काल के अंतर्गत भी पढ़ रखा है। तो देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में जब हम देखें हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है, तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता निम्नलिखित में से श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक है। 1859 ईस्वी में इनका जन्म हुआ श्रीधर पाठक जी का और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। श्रीधर पाठक जी जो है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं, तो श्रीधर पाठक का नाम आएगा। ऋतु संहार के मूल रचनाकार कालिदास है, उनकी रचना का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और श्रीधर पाठक ने जो है गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। तो गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली रचना है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना कौन सी है, तो ध्यान रखना है गुणवंत हेमंत। श्रांत पथिक, उज्जड़ ग्राम और भी कई रचनाएं हैं इनकी जिनका उन्होंने अनुवाद भी किया हुआ है, हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। तो श्रांत पथिक जो है उनकी हरमिट की जो रचना है गोल्डस्मिथ, उनका अनुवाद है। तो ये भी हम जो है प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इनकी सभी रचनाओं का अनुवाद किस नाम से किया, किस लेखक की रचनाएं थी, तो सभी हम देखेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई, तो वट वृक्ष की छाया में जो रचना है ये कुमुद नागर जी ने जो है कुमुद नागर जी की रचना है, और जो कि अमृतलाल नागर जी के पुत्र रहे हैं, इनके पुत्र रहे हैं अमृतलाल नागर जी के। तो कुमुद नागर की रचना है और वट वृक्ष की छाया में, एक सेकंड में, वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल के जो पुत्र है कुमुद नागर जी द्वारा लिखी गई जीवनी अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है और ये 2004 में लिखी गई जीवनी है इनकी। अमृतलाल नागर जी की और प्रमुख रचनाएं जब हम यहाँ पर देखें तो महाकाल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बूंद और समंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया,
आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। और जो है अमृतलाल नागर जी को 1981 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने मानस का हंस 1972 ईस्वी में तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित जो है रचना लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अमृत और विष पर 1967 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनके जो खंजर नैन नामक जो रचना है वो सूरदास के जीवन पर आधारित इनकी रचना रही है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 42, राही मासूम रजा के द्वारा जो रचित उपन्यास नहीं है ये पूछा हुआ है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा समरशेष। समरशेष जो रचना है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की है। राही मासूम रजा जी के ये 3 जो रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दिल एक सादा कागज़, कटरा भी आरजू और टोपी शुक्ला, ये सभी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये कथन कहा है रामविलास शर्मा जी ने कि संस्कृत का कोई भी शब्द तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की? तो आंसर हो जाएगा हमारा चिंतामणि। चिंतामणि द्वारा सतसई की रचना नहीं की गई, तो और अन्य कवियों ने भी सतसई की रचना की है। इन तीनों ने अमीरदास, मतीराम और रामसाय ने। मतीराम के संबंध में तो हमने उनकी रचनाओं को पहले आए हुए प्रश्नों में अभी हाल ही में हमने पढ़ाई है, तो इनमें हमने देखा था सतसई रचना की है मतीराम ने। और अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं इन कवियों की, तो देख लेते हैं सतसई जो शब्द है सत और सई से बना है। सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100, यानी कि जिस रचना में 700 छंद होते हैं या 700 दोहे होते हैं या 700 से अधिक होते हैं तो उन्हें ही हम जो है सतसई काव्य कहते हैं। तो सतसई काव्य वही काव्य कहे जाते हैं। तो कवि चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी के रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। चिंतामणि जी की प्रमुख कीर्तियाँ जो है रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक व काव्य प्रकाश मानी जाती है। और जो अन्य कवियों की जो कीर्तियाँ है जिन्होंने सतसई की रचना की है उनमें शामिल है मतीराम जी की प्रमुख कीर्तियाँ है सतसई, वर्त कौमुदी और जो है फूल मंजरी। बढ़ते हैं आगे, रामसाई जी की प्रमुख कीर्तियाँ जो है सतसई, वाणीभूषण, वर्त तरंगिणी और ककहरा, ये सभी रचनाएं रामशाह जी की है। अमीरदास जी की प्रमुख कीर्तियों में शामिल है सतसई, अमीर प्रकाश और सभा मंडल आदि। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काव्य के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा पर अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है और नहीं, आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा हुआ है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अलग अलग रूप से माना है। किसी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक कहा है तो किसी ने अप्रमाणिक कहा है, तो किसी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। तो ध्यान रखना है, तो इनमें अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, रामचंद्र शुक्ल और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो उन्होंने तीनों कवियों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। तो देख लेते हैं एक बार प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में और अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन विद्वान शामिल है। तो श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो के। प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास जी का नाम प्रमुख रूप से आता है। फिर मिश्र बंधुओं ने भी प्रमाणिक माना है। मोहनलाल पांडे ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना, कर्नल टाड ने भी। पढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है अप्रमाणिक मानने वालों में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जो अप्रमाणिक मानते हैं जो विद्वान,
उनमें शामिल है रामचंद्र शुक्ल जी, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और बुल्हर। उसके बाद बात करें आगे अर्ध प्रमाणिक सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस वाक़या की प्रशंसा की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा आखिरी कलाम जो रचना लिखी गई उसमें किस बादशाह की प्रशंसा की गई? तो आंसर बाबर की प्रशंसा की गई। आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई। इसमें जो है इस्लामी मान्यता के अनुसार महान ग्रंथ का प्रकाशन फारसी में हुआ है। अपने गुरु के रूप में भी उल्लेख किया है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी से ही ब्रज भाषा निकल कर आई। तो ध्यान रखना है, ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की बोली मानी जाती है। इनके हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह भी जो है संस्कृत से ये जन्मी है। अगर ये पूछ लिया जाए ब्रज भाषा का जो मूल है वो क्या है, तो ये किस भाषा से ब्रज भाषा की जननी किस भाषा से हुई? तो ध्यान रखना है संस्कृत से। बढ़ते हैं आगे। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। आप सभी को पता है ब्रज भाषा में पूरा का पूरा भक्तिकाल लिखा गया। कितने बड़े भक्तिकाल के अंतर्गत जो सूरदास जी कवि रहे हैं उन्होंने भी ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 48। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन यानी कि एक होती है अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था, एक होती है उत्तरकालीन अवस्था। तो पूर्वकालीन अवस्था अपभ्रंश की जो पहले की अवस्था है यानी कि प्राकृत को कहा जाएगा, तो उसके और उत्तरकालीन अवस्था जो है अवहट मानी जाती है। तो ध्यान रखना है अपभ्रंश का प्रवर्तिक रूप या उत्तरकालीन अवस्था का नाम जो है अवहट दिया गया है। और अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? अपभ्रंश का मुख्य छंद आपको पता ही है, दोहा है। अपभ्रंश का प्रमुख छंद दोहा या दुहा है। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा के कारण जो है गाहाबंद कहा जाता है, उसी प्रकार अपभ्रंश को जो है दोहाबंद के नाम से भी जाना जाता है। आगरा का बोली क्षेत्र बताइए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। तो देख लेते हैं आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो माना जाता है ब्रज। ब्रज आगरा का बोली क्षेत्र रहा है। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी ने ग्रियर्सन द्वारा निष्कृष्ट कन्नौजी क्षेत्र को ब्रज के क्षेत्र से अलग नहीं माना है। अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने कानपुर तक ब्रजभाषी क्षेत्र ही माना है और उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुंदेलशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली ज़िले के जो ये क्षेत्र हैं इनमें ब्रज भाषा बोली जाती है, ये ऐसा माना है। अवधी का बोली क्षेत्र जो माना गया है वो माना गया है लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाश्वती तथा फतेहपुर, ये सभी जो अवधी भाषा के जो है बोली क्षेत्र माने जाते हैं। अवधी के बोली क्षेत्र रहे हैं। फिर उसके बाद खड़ी बोली के क्षेत्रों में शामिल है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून,
के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग और रामपुर और मुरादाबाद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती हैं। छत्तीसगढ़ भारत के छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाने वाली एक अत्यंत मधुर एक और सरस भाषा मानी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने कुल टॉप 20 क्वेश्चनों को ही किया है, जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इन्हीं तथ्यों को जो हम बार बार रिवीजन करेंगे तो आसानी से हम जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ आपके पिछले प्रश्नों के भी रिवीजन होती रहेगी, कुछ आप लोगों के जो है नए प्रश्न भी उनमें जोड़ दिए जाएंगे। तो जितने भी अधिक से अधिक प्रश्न हम कर सकेंगे परीक्षा तक, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, ये मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।